प्यारे बच्चों, महेश गुरुजी की एक और रिलैक्स देने वाली क्लास में आपका स्वागत है। मैं मेरी क्लासेस को रिलैक्स देने वाली क्लासेस इसलिए कहता हूं क्योंकि बेसिक लर्नर्स के लिए जो अंग्रेजी में धुंधला होता है, कोरा सा छाया हुआ है, वर्ड डराते हैं, सेंटेंस का पैटर्न क्या है, चीजों को कैसे समझे, कैसे कुछ समझ में आए, मैं उस उद्देश्य से वीडियोस बनाता हूं। तो आज मैं बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं, सेंटेंस मेकिंग। जो न्यू लर्नर्स हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी जान करके कि हाँ कि सेंटेंस में कुछ पैटर्न होते हैं, यानी ये सेंटेंस इस पैटर्न में आ गया, ये सेंटेंस इस पैटर्न में आ गया। अब यहां पर मैं केवल सिंपल सेंटेंस की बात करूंगा आज की वीडियो में। अगर लॉन्ग सेंटेंसेज आपको समझने हैं तो उस पर मैंने सिंथेसिस वीडियो बनाई है कि कोई भी लॉन्ग सेंटेंस 3 प्रकार का हो सकता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस को थोड़ा सा क्लासिफाइड करेंगे। तो बच्चों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो देखो बच्चों, अगर हम सेंटेंस पैटर्न की बात करें या सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें या कहें इजी वर्ड में सेंटेंस मेकिंग की बात करें, तो कोई भी सेंटेंस जो छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस है वो इन 5 कैटेगरी में आता है। यानी या तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही एक सेंटेंस कहलाता है। तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है। अगला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न का हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, इस पैटर्न का हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो बच्चों, इन पांचों को हम एग्जाम्पल सही समझेंगे और आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा कि हाँ, जो तरह तरह के सेंटेंस होते हैं उन्हें हम एक तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं कि इसमें यह पैटर्न आया। तो आज की वीडियो का उद्देश्य यही है। तो बच्चों, सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे छोटा स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसा भी आपको मैंने बताया, एक सेंटेंस तभी एक सेंटेंस होता है जब कम से कम उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। फिर वो भले कितना बड़ा हो, छोटा हो, लेकिन एक सेंटेंस हो जाएगा। क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। तो अगर केवल ये 2 वर्ड भी हैं तो भी एक सेंटेंस है। जैसे छोटे रूप में देखिए, सोहित लाफ्स, सोहित हंसता है, तो सोहित सब्जेक्ट हुआ, लाफ एक वर्ब हुआ। दे वॉक, वे घूमते हैं, आई प्लेड, मैं खेला था। तो इनमें दोनों चीज हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, एक सेंटेंस है, सबसे छोटा पैटर्न है। बट अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, देखिए, माई क्लासमेट सोहित इज लाफिंग, मेरा सहपाठी सोहित हंस रहा है। अब आप कहोगे इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, केवल 2 वर्ड नहीं है। बट बच्चों, अब भी इसमें यही चीज आ रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जी हाँ, अब मैं आपको थोड़ी सी एडवांस नॉलेज दे रहा हूं कि आपका मूड कब खराब होता है। आज के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें फ्रेजेस के रूप में हो सकती हैं। आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो एक वर्ड का ना होकर के एक फ्रेज के रूप में हो सकता है। जैसे माई क्लासमेट सोहित, मेरा सहपाठी सोहित, अभी भी वो सोहित ही है, पर उसकी हमने थोड़ी सी एक विशेषता बता दी कि वो मेरा सहपाठी और है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक विशेषता लिए हुए हो सकता है, तब वो एक फ्रेजेस के रूप में आ जाता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया। और फ्रेजेस के बारे में मैंने पूरी एक वीडियो भी बना रखी है कि फ्रेजेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ये फ्रेजेस ही हैं जो सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर हमें ये रहस्य समझ में आ गया कि सेंटेंस में फ्रेजेस होते हैं, तो फिर हमें सेंटेंस को समझने में आसानी आ जाएगी। जस्ट लास्ट वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई थी कि एक सेंटेंस का साइंस क्या होता है, उसमें फ्रेजेस और क्लोजेस क्या भूमिका अदा करते हैं। तो माई क्लासमेट सोहित इज लाफिंग, हंस रहा है। अब जो इज लाफिंग, देखिए यहां पे लाफ सिर्फ एक वर्ड था, वर्ब एक ही है, और यहां पे इज लाफिंग, अब भी ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लेकिन है तो दोनों वर्ब। तो वर्ब जब एक वर्ड ना होकर के एक से अधिक वर्ड में हो तो वर्ब भी एक फ्रेज के रूप में होता है। तो बच्चों, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, लेकिन ये भी फ्रेज के रूप में और ये भी फ्रेज के रूप में। आपको समझ आ गया होगा कि एक छोटा सेंटेंस एक बड़ा आकार कैसे ले लेता है, फ्रेजेस के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, दे हु लिव नेक्स्ट टू अवर डोर, वे जो हमारे घर के दरवाजे के अगले दरवाजे पर रहते हैं, तो इसको बोलते हैं पड़ोसी होना। तो दे, वे जो हमारे घर के नेक्स्ट अगले डोर पर रहते हैं, माइट हैव बीन वॉकिंग, घूम रहे हो सकते हैं। तो बच्चों, दे, इनकी विशेषता क्या है कि ये वे जो हमारे घर के नेक्स्ट डोर पे रहते हैं, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। अब यहां पर जो ये सब्जेक्ट है ना, और इस सब्जेक्ट के बारे में हु लिव नेक्स्ट टू अवर डोर, ये इसकी एक विशेषता बताई गई, किनकी? दे, इनकी। तो ये एक एडजेक्टिव क्लोज हुआ, लेकिन यहां तक कहलाएगा पूरा एक सब्जेक्ट ही, और वो भी एक फ्रेज के रूप में, यानी ये एक एडजेक्टिव क्लोज वाला फ्रेज हुआ, ध्यान रखना। और नेक्स्ट है माइट हैव बीन
वॉकिंग, घूम रहे हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको वर्ब फ्रेज बता दिया तो आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरी भी एक ही चीज है। ये पूरा जो 4 वर्ड हैं ये पूरे वर्ब हैं लेकिन फ्रेज के रूप में। ध्यान रखना, जब वर्ब एक ही वर्ड है तो वर्ब हो गया, लेकिन वो एक से अधिक वर्ड में है तो फिर वर्ब फ्रेज हो गया। और बच्चों, जब मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक आपके सामने सरेंडर हो गया होगा। रमेश एंड आई विल प्ले, रमेश और मैं खेलेंगे। आप कहोगे कि सब्जेक्ट एक है या दो हैं। बच्चों, इसमें सब्जेक्ट दो हैं, पर अगर दो सब्जेक्ट मिलकर के एक ही काम करें तो फिर वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। तो रमेश एंड आई, रमेश और मैं, ये पूरा एक ही सब्जेक्ट है जो कि कंपाउंड सब्जेक्ट है। और विल प्ले आप समझ गए होगे, अगर केवल प्ले होता तो वर्ब, लेकिन विल प्ले, विल हेल्पिंग वर्ब, प्ले मैन वर्ब, फिर क्या है, ये वर्ब फ्रेज है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट एक क्लोज के रूप में है, एडजेक्टिव क्लोज के रूप में है, और ये वर्ब फ्रेज। तो माय क्लासमेट सोहित पूरा सब्जेक्ट एक फ्रेज के रूप में है, यानी सब्जेक्ट सोहित की कुछ विशेषताओं को बताने वाले शब्दों के साथ है, और इज लाफिंग एक फ्रेज के रूप में है। तो सब्जेक्ट वर्ब वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि जब एक सेंटेंस की बात आती है तो लोग कहते हैं कि एक सेंटेंस तब होता है जब उसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट हो। बट मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऑप्शनल होता है, अर्थात एक सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अर्थात बिना ऑब्जेक्ट के भी एक सेंटेंस होता है। बट अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, समझते हैं। देखिए, सी प्लेज बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेलती है। तो सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्ले हमारा वर्ब हो गया प्लेज, और बैडमिंटन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, इसके लिए मैं आपको सरल हिंदी में बिल्कुल 2 वर्ड बता रहा हूं। देखिए, आप वर्ब से पूछिए क्या, अगर वर्ब से क्या पूछने पर कोई आंसर आए तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। और एक दूसरा क्वेश्चन कीजिए किसे, अगर आप वर्ब से एक क्वेश्चन कीजिए किसे, अगर कोई आंसर आए तो वो भी ऑब्जेक्ट होता है। क्या से जो आंसर आता है, क्या से पूछने पर वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे पूछने पर जो आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये कहां रखे जाते हैं, इनके प्लेस क्या है, ये हम सेंटेंस में देखते हैं। देखिए, सी प्लेज बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेलती है। तो क्या खेलती है, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस सेंटेंस में मानो कुछ और भी होता, सी प्लेज बैडमिंटन विद हर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, तो सारे वर्ड पीछे आएंगे, लेकिन सबसे पहले जस्ट वर्ब के पास आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के स्थान क्या हुआ, जस्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब नेक्स्ट देखिए, आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूं। तो अब ऑब्जेक्ट पहचाने, ऑब्जेक्ट के लिए क्या, क्या और किसे। मैं पसंद करता हूं क्या, कोई आंसर नहीं आया, किसे, तुमको, यू। तो यू क्या हुआ इसमें, ऑब्जेक्ट। बट कौन सा वाला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको एक बात और बता दूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई वस्तु, कोई चीज होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई प्रोनाउन होता है, मी, हिम, हर, देम, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला प्रोनाउन। तो आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूं, यहां पे यू के स्थान पे होता हर, तो मैं उसको पसंद करता हूं। आई लाइक देम, मैं उनको पसंद करता हूं, तो हर, देम, यू, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी जस्ट वर्ब के पास ही आता है। अब नेक्स्ट देखिए, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मैंने उससे एक प्रश्न पूछा। अब बच्चों, मैंने पूछा क्या, एक क्वेश्चन, क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्यों, क्या बोलने पर आया, किससे पूछा, हिम, उससे पूछा। तो बच्चों इसमें दोनों हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। अब आपको स्थान भी पता लग गया होगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आए तो ध्यान रखना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाम भी हो सकता है, जैसे आई आस्क्ड राम अ क्वेश्चन, मैंने राम से एक प्रश्न पूछा। यहां पर राम, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, राम, राम्स, राम। आई आस्क्ड देम अ क्वेश्चन, मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। तो ध्यान रखना, ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये वाला फ्रेम हो सकता है, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक खास बात और, अगर मैं इनको डिटेल करूं तो ये बहुत सारी डिटेल हो सकती है। जैसे आई आस्क्ड देम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने उनसे एक कठिन प्रश्न पूछा, तो अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, एक फ्रेज के रूप में आ गया। कोई चीज एक वर्ड में है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब वो है ही है, लेकिन वो एक से अधिक वर्ड में है तो फ्रेजेस के रूप में है। तो इन सारे सेंटेंस को हम लॉन्ग भी कर सकते थे अगर फ्रेजेस के रूप में इनकी विशेषताएं, इनके साथ कुछ मॉडिफायर्स का यूज करें तो। और बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ये स्ट्रक्चर बनता है तो जो वर्ब है ना हमारी,
वो एक्शन वर्ब नहीं होगी, वो एक स्टेटिव वर्ब होगी, नॉन एक्शन वर्ब होगी। या तो कोई बी फॉर्म होगा या लुक, सीम आदि जो स्टेटिव वर्ब होती है ना, किसी व्यक्ति की स्थिति, दशा, पोजीशन बताने वाली वर्ब्स। तो देखिए, ही इज हैंडसम, ही सब्जेक्ट हुआ, इज वर्ब हुआ, हैंडसम वह सुंदर है। ही सब्जेक्ट, इज वर्ब और हैंडसम एक एडजेक्टिव यानी ही की विशेषता। नेक्स्ट है माई फ्रेंड रानी लुक्स ब्यूटीफुल, मेरी मित्र रानी सुंदर दिखती है। तो यहां पर मैंने इसको थोड़ा खोल दिया, यानी जो सब्जेक्ट है रानी उसको फ्रेज के रूप में लिख दिया। तो माई फ्रेंड रानी, रानी जो मेरी मित्र है इसकी विशेषता है ये। लुक्स ब्यूटीफुल, सुंदर दिखती है। तो लुक्स जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है, एक स्थिति, एक दशा, हालत बताने वाली वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है। ब्यूटीफुल क्या, एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, दिस डॉग इज वेरी डेंजरस, यह कुत्ता बहुत खतरनाक है। तो दिस डॉग क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट और एक फ्रेज के रूप में, इज वर्ब हुआ, वेरी डेंजरस एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यहां फ्रेज के रूप में आया क्योंकि इस एडजेक्टिव ने एक एडवर्ब और लिया। ध्यान रखना, एक एडवर्ब जैसा मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, एक वर्ब को तो मॉडिफाई करता ही है, एक एडजेक्टिव या एक और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो इस डेंजरस को इसने मॉडिफाई किया वेरी ने, जो कि एक एडवर्ब है। हाँ, सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, यानी एडजेक्टिव एक ही वर्ड नहीं है, 2 वर्ड्स के रूप में आया। और बच्चों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। अब एक एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन की विशेषता बताए, किसी नाउन को मॉडिफाई करे, यानी किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को। लेकिन एडवर्ब जो है, जिसमें एडवर्ब वर्ब वर्ड आ रहा है, यानी जो वर्ब को मॉडिफाई करे, यानी वर्ब की विशेषता बताए, जैसे कि वर्ब कहां हुई, कब हुई, कैसे हुई। लेकिन साथ में बच्चों ये एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, यानी किसी विशेषण की विशेषता भी बता सकता है। और साथ में किसी एडवर्ब, अदर एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई कर सकता है, यानी किसी अन्य एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। तो बच्चों देखिए, द लॉयन रोअर्ड लाउडली। तो लॉयन क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट, और रोअर्ड दहाड़ा वर्ब हुआ, लाउडली कैसे दहाड़ा, तेजी से। अब ज्यादातर जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो वर्ब कैसे हुई, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर की चर्चा ज्यादा करते हैं, जबकि एडवर्ब्स के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है कि एडवर्ब्स कितने टाइप के होते हैं। बच्चों, वर्ब के बारे में जो भी जानकारी मिले, कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, जो जो वर्ड आते हैं वो सब के सब एडवर्ब हैं। अब ध्यान रखना, एडवर्ब के साथ वही प्रॉब्लम है, ये एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज के रूप में भी हो सकता है। तो ही स्विम्स वेल, वह तैरता है, वेल अच्छे से, वह, तो ही सब्जेक्ट हुआ, स्विम वर्ब हुआ, वेल अच्छे से, कैसे तैरता है, ये दोनों एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है सी राइट्स आएगा वेरी ब्यूटीफुल्ली, वह बहुत सुंदर तरीके से लिखती है। तो बच्चों यहां पर वह लिखती है, कैसे लिखती है, सुंदर तरीके से, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से। तो देखो ब्यूटीफुल्ली क्या है, एक एडवर्ब है, क्योंकि लिखने का तरीका क्या है, ब्यूटीफुल्ली है, लेकिन उसको भी मॉडिफाई कर दिया बहुत। अब ये भी एक एडवर्ब है। अब पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, क्योंकि यहां पर एडवर्ब 2 वर्ड में आया तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो ये तो तीनों थे मैनर के रूप में, जो कि ज्यादा फेमस है, बट ये टाइम प्लेस के लिए भी हो सकते हैं। फिलहाल मैंने एक एग्जांपल लिया है, आई पार्कड कार हेयर, आई पार्कड मैंने पार्क की, क्या, कार, तो कार तो इसमें ऑब्जेक्ट है। अब कहां की, हेयर, यहां पर, सॉरी इसको यहां पर, कहां की, यहां, तो हेयर शब्द क्या है, यहां पे एक एडवर्ब है, क्योंकि इसने जगह बताई कि वर्ब कहां हुई। अच्छा देखिए, राइट हेयर, अगर ये ना होकर के ये होता राइट हेयर ठीक यहां, तो यहां पर एक फ्रेज के रूप में हो गया, यानी 2 वर्ड्स हो गए ना, एक से अधिक हो गया। तो राइट हेयर ठीक यहां पर, राइट हेयर अंडर द ब्रिज, ठीक यहां पर पेड़ के नीचे, अगर वो ऐसे बोलता तो फिर ये एक लॉन्ग फ्रेज हो गया और भी बड़ा फ्रेज हो गया। तो ठीक यहां पुल के नीचे, तो ये सब का सब पूरा क्या है, एक एडवर्ब है। तो ये है लास्ट का स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल सा बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, यानी सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, नाउन हो। एग्जांपल देखिए, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। तो ही क्या हुआ, यहां पे सब्जेक्ट, इज क्या हुआ, वर्ब, और अ टीचर क्या हुआ, एक नाउन। यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताया जाए एक नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में नहीं, एक नाउन के रूप में, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, सिंपल सा है। माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर क्या हुआ, सब्जेक्ट, इज क्या हुआ, वर्ब, अ फार्मर क्या हुआ, एक नाउन, यानी इस नाउन के बारे में एक नाउन के माध्यम से ही कुछ बताया। तो ध्यान रखना, ये वर्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बट एक नाउन है ये, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। तो एक खास बात और, ये जो नाउन है ना, इनके साथ हम कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे ही इज
अ वेरी इंटेलिजेंट टीचर, वह एक बहुत ही बुद्धिमान अध्यापक है। तो अ वेरी इंटेलिजेंट टीचर ये पूरा एक फ्रेज हो गया जिसमें कुछ मॉडिफायर्स हैं, यानी टीचर की विशेषता बताने वाले वर्ड भी है। बट यहां पर मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और नाउन हो, तो इस तरह के स्ट्रक्चर भी एक सेंटेंस में बन सकते हैं। खास बात इसमें भी आपको नॉन एक्शन वर्ब मिलेगी, एक्शन वर्ब नहीं मिलेगी इस स्ट्रक्चर में। तो बच्चों मैं समझता हूं कि इन 5 स्ट्रक्चर से आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी समझ मिली होगी, थोड़ा सा रिलैक्स मिला होगा कि हाँ कुछ तो क्लासिफाइड हुआ, पता लगा। आज के बाद तुम देख सकते हो कि कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं, उनमें इनमें से कौन कौन सा स्ट्रक्चर काम में आ रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस थे। और जैसा मैंने बताया कि लॉन्ग सेंटेंस के लिए एक सिंथेसिस टॉपिक है जिसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और फिर कभी एक वीडियो और बना देंगे। कुछ और बारीकियां हैं, कुछ और बेसिक रूल्स हैं जो एक सेंटेंस में हमको फॉलो करने चाहिए। जैसे कि अगर 2 वर्ब्स आ जाए तो, या फिर सब्जेक्ट में चीजों को, नाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को रखने का सही क्रम क्या है। हालांकि वीडियो बनाई हुई है पर डिटेल में और वीडियो बना देंगे। इसके अलावा जैसे बहुत सारे वर्ड्स आए, फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है और एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इन सब पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। उनके लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।